वेलकम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन कैसे बंध बनाता है, यानी कि बॉन्डिंग कार्बन की बात हम कल कर रहे थे। और हमने देखा था कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय कार्बन 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि पहले कार्बन एक बंध बनाता है, फिर द्विबंध बनाता है और फिर त्रिबंध बनाता है। चलिए समझते हैं कि एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध क्या होता है और ये sp, sp2 और sp3 संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। और कार्बन परमाणु क्रमांक के 6 होने की वजह से कार्बन के बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराते हैं। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? होता है हमारे पास 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होने के साथ साथ अभी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 और 2p2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका? होगा 1s2 2s2 और 2p2। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या देख रहे हैं? हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले s उपकोष में और तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन वो p उपकोष में जा रहा है। यानी कि अगर आप इसका एक फिगर बनाएंगे तो ये रहा s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। ये s2 के लिए इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें 2p2, यानी p ब्लॉक में मैक्सिमम आपके होते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से मूव करने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? यहाँ पर। और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आगे जाता है तो ऐसा होने के दौरान ये 2s और 2p ये समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि इन दोनों की ऊर्जा स्तर जो होती है वो सेम हो जाती है। अब यहाँ पर 2s था, यहाँ पर 2p था, यहाँ पर दोनों के इस ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल में दूसरे कक्षक में है। तो दूसरे कक्षक में इनकी ऊर्जाएं भी क्या होती है? समान होती हैं। और ऊर्जाएं समान होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से निकल करके p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो अब ये समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया। तो अभी देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि ऑर्बिटल किस टाइप का बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका 2s1, ये 2px आप कह सकते हैं, इसे आप 2py कह सकते हैं, इसे आप 2pz कह सकते हैं। और इन सभी में 1 इलेक्ट्रॉन आकर के भर गए। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p1 और 2py और 2pz ये इस टाइप का ऑर्बिटल बनाते हैं। और जब 2s सिर्फ एक 2p के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है sp। क्या बनाता है? sp। यानी कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तब बनने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp का। क्या होता है? sp संकरण होता है। और जब यही s 2p के साथ कंबाइन हो जाए, 2p ऑर्बिटल के साथ, तब बनाता है sp2 संकरण। क्या बनाता है? sp2 संकरण। और जब यही s ऑर्बिटल अपने तीनों ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाता है तब ये बनाता है sp3। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये 1s वाला ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इस वाले में नहीं जाता है। ये दोनों आपस में सेम ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो n का वैल्यू है वो 2 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, न कि इस s वाले का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि sp क्या होता है, sp2 कैसे बनता है और sp3 कैसे बनता है। एक लाइन में अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा तो जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो इन दोनों का जो संकरण होता है वह होता है sp संकरण, जिसे आप sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस टाइप का होता है। ये वाला फिगर sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो संरचना होता है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, एक रेखीय होता है।
दूसरा अगर आप बात करेंगे sp2 ऑर्बिटल की या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल और प्लेनर होता है, जिसे आप कह सकते हैं त्रिकोणीय समतली। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है sp2 वाले के लिए। किसके लिए? sp2 वाले के लिए। अभी इसमें जो कंपाउंड आते हैं, जैसे आप एथिलीन ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, बेंजीन हो गया, AsCO3 कार्बोनेट पे 2- हो गया, तो इस टाइप के जो कंपाउंड आते हैं वो आते हैं sp2 संकरण में, जिसे आप ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी कह सकते हैं। तीसरा, जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तब बनाता है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। जैसे आप मेथिन की संरचना देख लीजिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना देख लीजिए। अभी इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब हमारे आते हैं किसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें आते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अभी ये जो वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। किसका है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें अगर और चीज जानने इस चैप्टर के बारे में आपको क्लास 11 में बहुत ही अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना तो समझ गए होंगे कि sp क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp3 क्या होता है। हाँ, लेकिन अभी एक माइंड में आपके सवाल जरूर होगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर s और p ऑर्बिटल दिख रहा होगा ना, तो जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होता है तो sp बनता है और sp2 बनता है और sp3 बनता है। sp3 जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। sp2 जो होता है ये डबल बॉन्ड बनाता है और sp जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा होने के दौरान तो जब s और p आपस में जुड़ते हैं तो इनके ऑर्बिटल ही आपस में जुड़ेंगे, यही ना जुड़ेंगे ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिटल ही जुड़ेंगे। अभी मान लीजिए एक s है, दूसरे s के साथ जब कंबाइन हो गया तो ये अपना एक अलग कंपाउंड बना लिया। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब कोई p ऑर्बिटल, अभी s का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, p का जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है p। तो जब कभी p पैरेलली लेटरली ओवरलैप करता है कुछ इस टाइप के, मान लीजिए एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसका p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लेटरली ओवरलैप करेगा तो ये बनाता है p पाई बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा ये होता है पाई बॉन्ड। माइंड में इतना रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड सिंपल बनता है। मान लीजिए अभी ये किसी का p ऑर्बिटल है और ये किसी दूसरे एलिमेंट का p ऑर्बिटल है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुए, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें उसका इसमें, तो इस टाइप का जो होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। और जब पैरेलली ओवरलैप करता है तब हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी इस चैप्टर में आपके लिए क्लास 10 में पढ़ने को बस इतना ही मिलेगा। आगे जब ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो इसके बारे में और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अब कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन किस टाइप के कंपाउंड बनाता है। और इससे पहले चलिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बन कब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कब सिंगल बॉन्ड बनाता है और कब सेकंड बॉन्ड बनाता है, और बनाता है तो बनाता कैसे है। बहुत सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में वैसे तो सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों का पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। यानी कि दो तत्व हैं, अगर उन दोनों तत्वों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं वही होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब तो कल हम आपको समझाए ही थे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कोई भी तत्व अगर कोई बंध बनाता है और बंध बनाने के दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिटल में घूमने लगते हैं, तो वहां पर जो बंध बनता है वही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पार्टिसिपेट करेंगे तो वह होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर एकल सहसंयोजी बंध। अभी एकल सहसंयोजी बंध में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या कौन सा बंध पाया जाएगा। हाँ, एकल सहसंयोजी बंध में सिंगल बंध पाया जाएगा, और जिसमें सिंगल बंध पाया जाता है वह जो ऑर्बिटल होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इतना दिमाग में रखिएगा। कभी पूछ लेता है कि कोई तत्व दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्लोरीन गैस, तो पूछ लेगा क्लोरीन गैस के अंदर कौन सा संकरण पाया जाएगा। तो अभी क्लोरीन गैस के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर sp3 संकरण होता है, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी चलिए एक एग्जांपल पहला हम उठाते हैं, छोटा सा हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, ये लीजिए हमने एक हाइड्रोजन लिख दिया, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, थोड़ा पहले सोच लेते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं
और नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है। दूसरा वही तत्व यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन रहता है। तो अभी होता ये है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आके मिल जाए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घूमना चालू कर दे, इसका इसमें, होगा कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 है। कितना है? 1। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सिर्फ कितना होगा? 1s1 होगा। कितना होगा? 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s1 होने की वजह से बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना है? 1 है। होना कितना चाहिए? तो होता है 1s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक कंडीशन है कि वह किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अष्टक कोश पूरा न होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और साझेदारी करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस में अभी कौन सा बंद होगा? होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। संकरण कौन सा होगा? तो होगा sp3। क्या होगा? sp3। ठीक है। अभी कोई एक और एग्जांपल ले लीजिएगा। अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो चलिए कार्बन वाला एग्जांपल ले लिया जाए। कार्बन वाला एक एग्जांपल नहीं, हमारे पास दो एग्जांपल है। एक CH4 है, एक CCl4 है, मेथेन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अभी मान लीजिए कार्बन यहाँ पर है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे जरूरत कितने की है? 4 अलग इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। या फिर 4 किसी को दे दे या फिर 4 किसी से ले ले। तो होगा क्या? अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाह रहा है तो इसे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। कितने हाइड्रोजन की? 4 हाइड्रोजन की। अच्छा, अब 4 ही हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ रही है इसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, फिर इससे ले सकता है, इसको दे सकता है, फिर इससे ले सकता है। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए फिर लेने के लिए होता है। लीजिए, हाइड्रोजन के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है देने और लेने के लिए। तो होगा क्या कि अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की साझेदारी कर लेते हैं तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो सिंगल बंध ही बनेगा और sp3 संकरण वाला ही बनेगा। ठीक है। अब इस टाइप के बहुत जो एग्जांपल आप चाहें आप ले सकते हैं। आप CCl4 को ले लीजिए, HCl को ले लीजिए, जिसके अंदर सिंगल बंध पाया जाता है। अभी CCl4 में भी वही कहानी है कि CCl4 में कार्बन अपने पास के 4 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा क्यों है? क्योंकि इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर उससे ले ले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको एक दे देता है, अपना एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तभी तो जाके इसका अष्टक कोश पूरा होगा। तो हाँ, इसीलिए कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय कार्बन का जो संकरण होता है, बार बार कह रहे हैं इस बात को याद रखिए, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके अंदर संकरण जो होता है वह होता है sp3 संकरण। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये 2 तत्व हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लें आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लें, वही होता है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब चलिए देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में तत्वों के 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। डबल के नाम से ही लग रहा है दो का मतलब कि जब कोई तत्व अपने डबल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाए, तो वहां पर जो बंध बनता है वो बनता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम ये डबल लाइन से दिखाते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड आप बना रहे हैं तो इसे आप ऐसे दिखाते हैं। और डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और दूसरा एक पाई होता है। ध्यान रहे, आपके पास ये 2 बंध है, तो इस दोनों बंध में से एक सिग्मा होगा और एक पाई क्या होगा। पाई क्या होगी बताया था ना हमने, पाई क्या होता है। पाई का मतलब होता है कि जब p ऑर्बिटल एक दूसरे से लेटरली ओवरलैप करते हैं, यानी कि समांतर तौर पर जुड़ते हैं, तब यहाँ पर p बंध बनता है। ठीक है, इसी टाइप का होता है, ये समझिएगा बस, पाई बॉन्ड कहीं पर भी आए तो। ठीक है, अभी चलते हैं समझते हैं डबल बॉन्ड बनता कैसे है। तो डबल बॉन्ड डबल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर O2 है, O2 किससे बना? तो O से बना, तो ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। अभी ऑक्सीजन का बंध बनाने से पहले ऑक्सीजन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होने से पहले हमको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का 8। कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका करिएगा तो 2 और 6। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि इसके पास कमी कितने इलेक्ट्रॉनों की है? तो ऑक्सीजन के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब बाह्यतम कोश के इन इलेक्ट्रॉनों को हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं। लीजिए 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए 2, 2, 4 और 2, 6। ये लीजिए हो गया। अभी
अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की आपस में साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि आपके पास दो ऑक्सीजन एटम है, एक ये दो इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसका अष्टक पूरा करने की कोशिश कर रहा है और ये अपना दो इलेक्ट्रॉन देकर के इसका अष्टक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जब एक दूसरे का अष्टक के पूरा करने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो उस समय इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डबल बॉन्ड होगा और अतः ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। यही हाल आपका CO2 में भी है और वही हाल आपका C2H4 में भी है। CO2 में क्या हुआ, CO2 में हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन होने के कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ जुड़ कौन रहा है, ऑक्सीजन, लेसे जुड़ रहा है ऑक्सीजन। अभी आप ये तो देख ही चुके हैं कि ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, अगर यह कार्बन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और अपना ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपना भी अष्टक कोष पूरा कर लिया और इन दोनों ऑक्सीजन का भी अष्टक कोष पूरा कर लिया। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितने की संख्या में हुई है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहां पर जो बनने वाला बंध होता है वो होता है डबल बॉन्ड। यानी कि अगर आप C और O2 को अगर आप बंध के द्वारा दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी C2H4 का भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड ही होता है। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके पास जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक A और एक A, और बचे कार्बन की 2 वैलेंसी, ये आपस में दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं और ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपका होता है C2H4 का। यानी कि दिमाग में बस इतना ही रखना है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर 2 की साझेदारी हो वहाँ पर डबल बॉन्ड। आप चलिए देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखने से पहले अभी ये समझ लीजिएगा कि जो अभी हमने देखा था डबल कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें जो संकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है, वो होता है sp2। डबल था ना, तो डबल वाले में sp2 होता है। बस चलिए, बस इतना दिमाग में रखिएगा, ये डबल वाले के लिए है, ये डबल को द्विबंध वाला था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब चलिए देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आपके कितने होते हैं, 3 बंध होते हैं। कुछ इस तरीके से इसको संकेत के द्वारा दिखाया जाता है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा संकरण होता है, इसके अंदर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसके अंदर होता है sp संकरण। ठीक है, दिखाते ऐसे हैं सिंबल, और संकरण कौन सा होता है, तो sp होता है। क्या होता है, sp। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हमारे पास N2 है और C2H4 है। नाइट्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन, तो N2 को बनाने में हमारे पास क्या लगेंगे, नाइट्रोजन के 2 एटम लगेंगे, 2 परमाणु लगेंगे और मिलने के बाद आपका N2 बनाएगा। तो बनता है कैसे है, अभी तो हम इसे देख रहे हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कितना बंध बन रहा है, 3 बंध बन रहा है ना। इसमें 3 बंध, उसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसमें एक सिर्फ उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बात कोष में। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक भी होता है, कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होने के साथ साथ अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3, कितना, 2p3। अब देख लीजिए 2, 2, 4 और 3, 7 हो गया ना, 7। यानी कि अगर n बराबर 7 हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3। हम सिर्फ बाह्यतम कोष को देखते हैं। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी जब इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो अभी ये दोनों के दोनों जो है ये दूसरे ऑर्बिटल में है। यानी कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, और 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी दिख रही है, यहाँ से हमको 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी दिख रही है। या फिर किसी से 3 ले लें तब इसका अष्टक पूरा होगा, या फिर किसी को 3 अपना पूरा का पूरा दे दे तब इसका अष्टक कोष पूरा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना बहुत आसानी से, बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, जरूरत है, या फिर अपना 3 किसी को दे दे। तो 2 ही ऑप्शन है इसके पास। तो अभी इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बाह्यतम कोष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये p वाला यहाँ पर लिख दिया, s वाला यहाँ पे लिख दिया। तो अब होता क्या है कि नाइट्रोजन अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। क्या करते हैं,
इन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि अपना 3 इसको देकर इसका अष्टक कोष पूरा करने की कोशिश करता है और ये अपना 3 दे करके इसका अष्टक कोष पूरा करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में ये बना लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया N2 या फिर नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि N2 के बीच में जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए अभी देख लीजिए C2H4, तो C2H4 का भी यही होता है, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो इन दोनों के बीच में हुई, यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। बचे कितने इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, अपना हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, यानी कि यह 3 देकर इसका अष्टक कोष पूरा करने की कोशिश करता है और यह 3 अपना इसको देकर के इसका अष्टक कोष पूरा करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश को पूरा करने में ये कार्बन एक दूसरे के बीच 3 बंध बना बैठते हैं, यानी कि इसका जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर H लीजिए, हमारा बन गया C2H2। ठीक है, तो अभी इतना तो समझ गया ना कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड में पाया जाने वाला जो संकरण होता है सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, sp3 होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो डबल बॉन्ड में आपका sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका sp होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, और कुछ इसमें है नहीं। अभी आगे देखते हैं क्या चल रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सहसंयोजी बंध के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अभी जो सहसंयोजी बंध होता है सबसे ज्यादा प्रबल उसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, उससे कम प्रबल होता है स्टेबिलिटी होती है डबल बॉन्ड वाले की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है सिंगल बॉन्ड वाले की। यानी कि अगर आप चाहें तो सिंगल बॉन्ड वाले को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगानी होगी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर प्रबलता के हिसाब से देखें तो जो कार्बन एटम या फिर कोई भी तत्व जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर वो 3 बंध वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जबकि जो सिंगल बॉन्ड वाला है ये बहुत आसानी से उससे टूट जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये थोड़ा मुश्किल से टूटता है। ठीक है, ये रही इसकी स्टेबिलिटी। यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जिसके पास 3 बंध होंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, जिसके पास 2 बंध होंगे वो उससे कम मजबूत होगा, और जिसके पास सिर्फ सिंगल बंध होगा वह सबसे कम मजबूत होगा। ठीक है, अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर कोई 3 रस्सी आपस में हम बांध देते हैं तो ज़्यादा मजबूत होगी, 2 रस्सी बांधेंगे तो थोड़ी सी और मजबूत होगी, अगर अकेला कर देंगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी होती है। अभी एक चीज याद हमेशा रखना है हमको कि 2 परमाणु के बीच अधिकतम 3 सहसंयोजी बंध बन सकते हैं। यानी कोई भी 2 परमाणु बन रहा है, अगर हम बना रहे हैं, अगर उसके बीच हम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो हमेशा उसके बीच मैक्सिमम 3 सहसंयोजी बंध बन सकते हैं। कितने, 3 सहसंयोजी बंध बन सकते हैं। अभी सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो वह यौगिक जिसके अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो आप उसे सामान्य तौर पर सहसंयोजी यौगिक तभी कहेंगे जब उसके अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं इनका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। क्वथनांक कम होने का रीजन यह है कि इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होता है, इसीलिए जो इसका क्वथनांक होता है वो कम होता है। सामान्य तौर पर जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है। लेकिन कुछ अलग टाइप के कुछ सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल हो गया और एसिटिक एसिड, ये आयनित हो जाते हैं और आयनित होने के बाद इनके अंदर विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है।